हेलो नीट एस्पिरेंट्स, ऑन बिहाफ ऑफ पेसमेकर्स एकेडमी खंडवा आई वेलकम ऑल ऑफ यू। उम्मीद है कि आप सबकी नीट प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी, स्पेशली ड्रॉपर्स स्टूडेंट्स की, बिकॉज ये आपका कहीं ना कहीं फर्स्ट सेकेंड थर्ड अटेम्प्ट होगा जिन स्टूडेंट्स ने नीट के लिए प्रिपरेशन की है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट फिजिक्स। एज अ फिजिक्स मेंटर मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स लेकर आई हूँ जो आपको फिजिक्स रिवीजन में लास्ट टाइम में हेल्प कर सकती है। हो सकता है इसमें से बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हो जो आपको ऑलरेडी पता हो, बट फिर भी मैंने सारे पॉइंट्स को सम अप करने की, समराइज करने की कोशिश की है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से, क्वेश्चन से, कि क्यों फिजिक्स में अच्छा स्कोर इंपॉर्टेंट है फॉर क्लियरिंग नीट एग्जाम। इसका सबसे इंपॉर्टेंट और एक ही बेसिक रीजन है, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं, ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स, वो बायो और केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं अच्छा स्कोर कर लेते हैं। उनका बायो और केमिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट्स कहीं ना कहीं बहुत अच्छे होते हैं और उसमें वो बहुत अच्छा स्कोर भी कर लेते हैं। बट मेनली जो डिफरेंशिएट करता है स्टूडेंट्स को वो है फिजिक्स। उनकी रैंक को जो डिफरेंशिएट करेगा या रैंक को बूस्ट अप जो करेगा वो है मेनली फिजिक्स, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को फिजिक्स में ही प्रॉब्लम होती है। एज अ बायो स्टूडेंट ये होना स्वाभाविक भी है, बिकॉज जिसको हम छोड़कर 10th में यहाँ आए थे, 11th में बायो लेकर, उसमें मेनली जैसे ही हम फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं हमें ये समझ आने लग जाता है। किसी भी क्लास में अगर आप फिजिक्स की पहली क्लास में अगर बैठे होंगे 11th में, तो आपने देखा होगा सबसे पहले फिजिक्स पढ़ाने के पहले आपको पढ़ाया जाता है मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स से ही फिजिक्स की शुरुआत की जाती है। तो इसीलिए अगर आपका नीट में स्कोर अच्छा आना है या आपको रैंक लानी है नीट में, तो आपको मेनली जो फोकस है वो रखना पड़ेगा फिजिक्स में अच्छा स्कोर करने पर। ये है सबसे बेसिक रीजन। तो कहीं ना कहीं आपको फिजिक्स में अच्छा स्कोर करने के लिए जो आपकी अप्रोच है फिजिक्स को स्टडी करने की, उसको रिवाइज करने की, आपने हालांकि 11th में 12th में काफी अच्छे से प्रैक्टिस की होगी क्वेश्चंस की, बट फिर भी जो प्रैक्टिस हम कर चुके हैं, जो चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, इवन जब आप लास्ट टाइम में रिविजन कर रहे होंगे तो वो चैप्टर भी कहीं ना कहीं उसमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपके दिमाग से स्किप हो ही गए होंगे। तो इसीलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेकर आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। वेरी फर्स्ट पॉइंट इज सेट टारगेट एवरी डे। अभी आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, रिवीजन टाइम आपका चल रहा होगा, उम्मीद यह है कि आपका सिलेबस जो है वो पूरा कंप्लीट हो चुका होगा। अभी सिर्फ और सिर्फ आप रिवीजन पे फोकस कर रहे हो, और रिवीजन में भी आपके पास 3 सब्जेक्ट्स हैं, बायो भी कवर करना है, केमिस्ट्री भी एंड फिजिक्स भी। मेनली हम सब फिजिक्स की बात कर रहे हैं, हालांकि बाकी सब्जेक्ट्स तो आप कहीं ना कहीं कवर ऑलरेडी सिलेबस के ड्यूरेशन में कहीं ना कहीं फिजिक्स और बायो और केमिस्ट्री जो है वो प्रिपेयर अच्छे से हो जाते हैं। फिजिक्स में सबसे पहले आप एक चीज ये करें, डेली इस बात की आप आदत डालें कि आपको कहीं ना कहीं टारगेट सेट करना है, कि मॉर्निंग में ही आप टारगेट सेट कर ले अपना, या एक दिन पहले ही आप टारगेट सेट कर ले नाइट में, कि नेक्स्ट डे जो है वो अपनी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है। या ये भी कर सकते हैं कौन कौन से चैप्टर्स हम रिवाइज करेंगे कल, या नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे आप कर सकते हैं कितने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करने वाले हैं नेक्स्ट डे। इससे मेनली ये होगा आपका कहीं ना कहीं जो कॉन्फिडेंस, क्योंकि बिकॉज जैसे जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, रिविजन कर रहे होंगे, ये हो रहा होगा कि आपका जो कॉन्फिडेंस है, अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने बैठे और एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया, 2 सॉल्व किए, 4 सॉल्व किए, 10 सॉल्व किए, और न्यूमेरिकल्स के आंसर्स मैच नहीं होते हैं, तो जो डीमोटिवेशन आ रहा है उसको कहीं ना कहीं हम अवॉइड कर सकते हैं इस बात से। बिकॉज अगर आपने किसी दिन कोई टारगेट सेट किया है और रात में या नाइट में जब आप वो टारगेट अचीव कर लेंगे, भले ही वो टारगेट बहुत छोटा हो, ऐसा नहीं कि एक चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, 2 चैप्टर कर लेंगे, 4 चैप्टर कर लेंगे, पूरा सिलेबस ही कर लेंगे 11 का या 12 का, ऐसा नहीं है। बट जो भी आपने छोटा से छोटा टारगेट भी सेट किया हो, जब वो कंप्लीट होगा तो कहीं ना अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्ड होगा आपके अंदर, और नेक्स्ट डे आप जो अप्रोच रहेगी आपकी वो एकदम पॉजिटिव अप्रोच रहेगी। फर्स्ट पॉइंट इज सेट योर टारगेट फॉर ईच डे। नेक्स्ट पॉइंट जो लेकर आए हैं, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है प्रिपेयर शॉर्ट एंड रैपिड नोट्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ड्यूरिंग सिलेबस कवरिंग ही आपको ये कर लेना है। जैसे जैसे आपका चैप्टर कंप्लीट होता जा रहा है, आप उसके रैपिड नोट्स या शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करें, और जो नोट्स होने चाहिए वो बहुत शॉर्ट एंड स्वीट होने चाहिए। क्यों? इसलिए बिकॉज सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग है कि वो आपके खुद के प्रिपेयर किए होने चाहिए। ऐसा नहीं किसी और ने नोट्स बनाए हैं और वो नोट्स आपने ले लिए, कॉपी में लिख लिए और ठीक है हम लास्ट में रिवीजन जब करेंगे तब हम देख लेंगे। इससे क्या होगा, अगर आपके सेल्फ नोट्स रहेंगे तो आपको अपनी भाषा में या अपने तरीके से पढ़ने में ज्यादा आसानी होगी, और कहीं ना कहीं आपका रिवीजन जो है वो काफी इजीली हो जाएगा। किसी और के नोट्स का, उसका पढ़ने का तरीका अलग, उसकी मेथड ऑफ स्टडिंग अलग, तो अप्रोच में भी डिफरेंस रहता है हर स्टूडेंट की, तो वो भी एक प्रॉब्लम आ सकती है। रैपिड नोट्स प्रिपेयर कर ले, जिससे आप वो सारे पॉइंट्स, मेनली इसमें आपको फॉर्मूले कवर करना है, बिकॉज कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर है। लास्ट टाइम पे फॉर्मूले का रिवीजन ही इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज आपको सबको पता है नीट में मेनली जो फोकस होगा वो होगा न्यूमेरिकल्स पर।
थियोरिटिकल क्वेश्चंस आपको गिने चुने मिलेंगे। मेनली जो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं नीट के एग्जाम के लिए वो है न्यूमेरिकल सारे। तो इसीलिए जो नोट्स होने चाहिए वो मेनली फॉर्मूला बेस्ड नोट्स आप बनाएं, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लग रहा है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, उनको नोट कर ले। ऐसा नहीं कि पूरा चैप्टर ही उठाकर हमने लिख लिया है और लास्ट में हम उतना सारा कंटेंट देखकर ही कहीं ना कहीं हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो लो जाए कि अब कैसे होगा, ये चैप्टर वापस से पूरा चैप्टर में भूल गया और ये नहीं हो पा रहा है, अब ये सब चीजें ना हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रिवीजन आपका जो है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। रिवीजन का मतलब ये है कि जो चैप्टर आप ऑलरेडी रिवाइज कर चुके हैं उसको ऐसा ना हो कि बस अब एग्जाम देने जाएंगे तभी इसको एक बार पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं। आप अपना रिवीजन जो है वो कहीं ना कहीं जो प्रीवियस चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, जिनका रिवीजन आपको लग रहा है कि हाँ अच्छे से पूरा हो चुका है, उन्हें भी कहीं ना कहीं आप एक बार देख लें सारे चैप्टर्स को। ये भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। बेनिफिशियल इसलिए है कि अभी लग रहा होगा आपको हाँ ये भी पढ़ लिया है, ये भी याद है, ये भी याद हो गया है, ये भी हम अच्छे से कर लेंगे, इसके क्वेश्चन भी बन रहे हैं, लेकिन जब आप अगले दिन या 2-4 दिन बाद उसी चैप्टर को खोल के देखोगे तो कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा ये भी भूल गया हूँ, ये भी नहीं हो पा रहा है, ये क्वेश्चन भी छूट रहा है। तो ये सब चीजें ना हो, इसीलिए आप जो पुराने चैप्टर्स रिवाइज ऑलरेडी कर चुके हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम जरूर दें। नेक्स्ट थिंग इज फोकस मोर ऑन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रैदर देन थ्योरी। इसके बारे में मुझे ज्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं है वैसे तो, बिकॉज आप सब 12th अपियरिंग स्टूडेंट्स जो होंगे या फिर ड्रॉपर्स होंगे उन्होंने ऑलरेडी 11 का प्लस 12 का नीट का सिलेबस देखा है, क्वेश्चन देखे हैं प्रीवियस ईयर, तो उन्हें कहीं ना कहीं पता है कि न्यूमेरिकल बेस्ड अप्रोच ही होती है फिजिक्स में बजाय थ्योरी के। हालांकि ऐसा नहीं कि थ्योरी को पूरी तरह अवॉइड कर दे, एनसीईआरटी आप एक बार उसको रेफर कर ले, थोड़ा सा थियोरिटिकली जो बातें एनसीईआरटी में मेनली मेंशन्ड है उन्हें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर पर्टिकुलर टॉपिक्स के लिए थोड़ा सा थ्योरी भी आप देख लें, ये भी आपको थोड़ा सा फॉलो करना है इसमें। नेक्स्ट थिंग आती है प्रैक्टिस क्वेश्चंस विद इन टाइम लिमिट। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, अभी आप मुझे पता है क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व भी हो रहा है, क्वेश्चन का आंसर भी मैच हो रहा है, बट उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम कितना लग रहा है वो आप जरूर रिकॉर्ड करें। टाइम रिकॉर्ड करना इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज जैसे ही आप नीट का पेपर देने बैठेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, हर स्टूडेंट की अप्रोच होती है कि सबसे पहले वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स की अप्रोच ये होती है कि सबसे पहले वो बायो वाले सेक्शन पे जाएगा, बायो वाले सेक्शन सॉल्व किया उसने 1-1.5 घंटा, जितना भी उसको टाइम लगा, हो सकता है 1 घंटे में बायो कंप्लीट हो जाए या 1.5 आवर लगे या आधे घंटे में बायो। आधा घंटे में तो ऐसे पॉसिबल है नहीं क्योंकि क्वेश्चन थोड़े से लेंदी होते हैं तो कहीं ना कहीं पढ़ने में टाइम लगता है। बायो सॉल्व किया, फिर उसने सॉल्व किया केमिस्ट्री। मैक्सिमम स्टूडेंट्स की अप्रोच यही होगी और सबसे लास्ट में हम आते हैं फिजिक्स पर। और जब फिजिक्स के क्वेश्चंस हमने देखना स्टार्ट किए, क्वेश्चंस आपको आते हैं, सॉल्व भी हो रहे हैं, आंसर भी आ रहा है, बट जितना टारगेट हम सेट किए थे कि हाँ इतना स्कोर तो हमारा फिजिक्स में हो ही जाएगा, हमारा रिवीजन काफी अच्छा है, उतना टारगेट अचीव नहीं कर पाए हैं। तो उसका मेन रीजन कहीं ना कहीं ये होगा कि आप टाइम लिमिट जो थी, जितना टाइम आपके पास बचा हुआ था उसमें क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए। बिकॉज क्वेश्चन को समझना भी है, एक बार पढ़ के उसको समझना भी है, उसमें फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, क्या कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, वो सब डिसाइड भी करना है, और न्यूमेरिकल है तो कैलकुलेशन भी करनी है। और कैलकुलेशन ऐसी हो कि जो 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं उनमें से एक ऑप्शन आपका मैच हो जाए, अगर ऑप्शन मैच नहीं हुआ तो वापस आप स्टार्टिंग से सॉल्व करेंगे, ये सब चीजें होती है। तो इसलिए मेनली ये वाला पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है, इसमें आपको इस बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है। आप जैसा भी लगे टाइमर लगा के नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपने लिए, हाँ 25 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इतने टाइम में मैं इतने क्वेश्चंस कर सकता हूँ, ये टाइमर लगा के आप सॉल्व कर रहे हैं। तो अब टाइमर लगाया और आपको ये पता चलेगा कि हाँ इतने टाइम में मैं इतने क्वेश्चन जो है उनके आंसर सही दे पा रहा हूँ, या क्वेश्चन को समझने में मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो ये सब चीजें जो है वो आपको ये पॉइंट जो है उससे कवर हो जाएगी, और कहीं ना कहीं आप टाइम लिमिट के अंदर भी किसी क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज डू सेल्फ एनालिसिस आफ्टर ईच मॉक टेस्ट। अब इसके बारे में तो मैंने कुछ कहा नहीं है और कहने की जरूरत भी नहीं है, आप सारे नीट एस्पिरेंट हैं तो कहीं ना कहीं आपको पता ही होगा कि बिना मॉक टेस्ट दिए कोई रिवीजन आपका नहीं हो पाएगा। बिकॉज मॉक टेस्ट में कहीं ना कहीं ये वाला पॉइंट मॉक टेस्ट में कवर हो रहा है, इसमें हमने जैसे बात की टाइम लिमिट की, और वही चीज यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी ओवरऑल पेपर के लिए। अगर आप कोई भी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे तो उसके बेनिफिट्स ये रहेंगे कि आपको नीट जैसा एनवायरनमेंट मिलेगा। अब वो मॉक टेस्ट ऑनलाइन दे रहे हैं, ऑफलाइन दे रहे हैं, जैसे भी आप जो मेथड देख रहे हो, जिस तरीके से आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, बट मॉक टेस्ट इज मस्ट, आपको मॉक टेस्ट देना ही है जितने हो सके। बिकॉज पहली चीज ये पूरा सिलेबस कवर होगा मॉक टेस्ट में, पहले 11 का दिया होगा, देन 12 का सिलेबस पूरा आपने टेस्ट दिए होंगे तो यूनिट वाइज टेस्ट पहले अपीयर हुए होंगे, देन 11, देन 12 एंड देन फुल लेंथ। सो फुल लेंथ टेस्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है, पूरा सिलेबस कवर हो रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं उस फुल लेंथ टेस्ट को कैसे सॉल्व करेंगे, नीट के एग्जाम में भी फुल लेंथ है तो आपको पूरा सिलेबस जो है वो कवर करने में आसानी होगी।
कैसे हम पूरा सिलेबस या पूरे कॉन्सेप्ट्स हम अप्लाई कर सकते हैं एक साथ सिंगल पेपर में। ये इसीलिए मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मॉक टेस्ट के बाद जैसे ही आपने कोई मॉक टेस्ट दिया, आपके पास आंसर की होगी, उस आंसर की से जितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए हैं, जितने गलत हैं, जितने सही हैं, या छूट गए हैं जो क्वेश्चंस, टाइम लिमिट वहां पर भी होगी, तो आप इस चीज में थोड़ा सा ध्यान दें, अपना खुद का एनालिसिस करें। ये आपको कुछ चीजों में हेल्प करेगा, जैसे आपकी कॉमन मिस्टेक्स, टाइम का यूटिलाइजेशन, कैसे हम टाइम यूटिलाइज कर पा रहे हैं, इन चीजों पर ध्यान देगा। और वही चीज या वही मिस्टेक्स आप नेक्स्ट मॉक टेस्ट में रिपीट ना करें। ये सारी चीजें धीरे धीरे अवॉइड करेंगे तो अपने आप मिस्टेक्स भी कम होती जाएंगी, जो नीट एग्जाम तक नहीं पहुंचेंगी। अगर नीट एग्जाम तक जाएगी तो फिर आपको पता ही है। तो इसीलिए सेल्फ एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना खुद का एनालिसिस करें कि हाँ यहाँ प्रॉब्लम है, या ऐसे ऐसे इस अप्रोच में मेरी प्रॉब्लम है, इस अप्रोच को मुझे चेंज करने की जरूरत है, और कैसे मैं उसको बेटर बना सकता हूँ, और कैसे नेक्स्ट मॉक टेस्ट में मैं अच्छा परफॉर्मेंस और इम्प्रूव कर सकता हूँ अपना। नेक्स्ट थिंग इज आइडेंटिफाई कॉमन मिस्टेक्स, जो आप इसी पॉइंट से रिलेटेड है। आपको अपनी खुद की मिस्टेक्स समझ में आ रही होंगी जैसे जैसे आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, कि हाँ क्या अप्रोच गलत है मेरी, और किन चीजों को मुझे नीट में नहीं ले जाना है, कि यहाँ से उठाया अगले टेस्ट में, अगले टेस्ट से अगले टेस्ट में, ये सब करते हुए हम उसको नीट तक भी ले जाए। तो ऐसा ना हो कि आप मिस्टेक्स अपनी नीट तक उठाकर ले जाए। उस चीज को अवॉइड करने के लिए आपको अपनी कॉमन मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करके कोशिश ये करें कि नेक्स्ट टेस्ट में, नेक्स्ट मॉक टेस्ट में वो मिस्टेक्स रिपीट ना हो। जैसे जैसे मिस्टेक्स कम होती जाएंगी, मार्क्स इंप्रूव होंगे, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। लास्ट पॉइंट है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या पीवाईक्यूज क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे अच्छी चीज ये है इससे कि आपको एक पैटर्न समझ में आता है, एक पर्टिकुलर अप्रोच समझ में आती है, कैसे कैसे क्वेश्चन जो है वो बनाए जा सकते हैं, किन टॉपिक से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि क्वेश्चन जो है वो पूरे चैप्टर्स, पूरा सिलेबस कवर होता है, और एक चैप्टर से सारे टॉपिक जो है उनसे कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चैप्टर्स के क्वेश्चंस इंटरलिंक भी हो सकते हैं। कहने का मतलब कुछ पार्ट, कुछ कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का यूज हो रहा है, कुछ अगला कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का यूज हो रहा है, ये भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। लेकिन फिर भी आपको एक पैटर्न समझ में आता है कि हाँ क्या पैटर्न होता है क्वेश्चंस का, और लेवल जो होता है, डिफिकल्टी लेवल भी समझ में आता है कि किस डिफिकल्टी लेवल तक के कैसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर पा रहे हैं, और किन क्वेश्चंस को थोड़ा सा हमको और अप्रोच है, किस चैप्टर को हमको थोड़ा और फोकस करने की जरूरत है। डिफिकल्टी लेवल ऑफ दिस चैप्टर भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समझ में आएगा कि नीट में किस चैप्टर से थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं रिपीटेडली, और किस चैप्टर से थोड़े से इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं, डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, किसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा है और किसमें न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा है। ये अप्रोच भी यहाँ से आपको समझ में इजीली आ जाएगी, और ये आपको लास्ट ड्यूरेशन में थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने पर। हो सकता है आपके क्वेश्चन सॉल्व किए हो, लेकिन फिर भी एक बार आप सारे क्वेश्चन को गो थ्रू करें, पर्टिकुलर चैप्टर ले, और उस चैप्टर के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अराउंड एटलीस्ट 10 to 15 ईयर्स के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके थोड़ा ज्यादा फोकस करें, और उन क्वेश्चंस को थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश करें कि रिपीटेडली कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं हर ईयर। इससे भी थोड़ा सा आपको एक पॉजिटिव वे मिलेगा स्टडी करने का, और थोड़ा सा ये आपके लिए बेनिफिशियरी भी कहीं ना कहीं हो सकता है आपकी स्टडी में। सो थैंक यू। आज का ये वीडियो आपके लिए हो सकता है इंपॉर्टेंट हो थोड़ा सा। इस वीडियो में जो पॉइंट्स दिए गए हैं उनको, जो पॉइंट्स आपके पास ऑलरेडी एड अप हैं आपकी स्टडी में, सम अप हैं, उनको करें कंटिन्यू, और जो पॉइंट्स नहीं है वो आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स बताने की कोशिश की गई है जो हो सकता है आपको हेल्पफुल रहे। सो आई होप कि आपको ये पॉइंट्स हेल्पफुल होंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, एंड कंटिन्यू रिविजन।